नमस्कार। आज हम एक ऐसी मेडिकल पहेली की गहराई में उतर रहे हैं जो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। सच में जरा सोचिए, एक बिल्कुल फिट नौजवान इंजीनियर, एकदम हेल्दी, और अचानक उसे सीवियर जॉन्डिस मतलब भयानक पीलिया हो जाता है, और साथ में शुरू होती है ऐसी खुजली, उफ, जिसे बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हाँ, और ये कोई मामूली खुजली नहीं थी। मतलब ऐसी खुजली जो इंसान को बिल्कुल, आप समझिए, पागल कर दे। वो मरीज करीब 1.5 महीने से इस तकलीफ से गुजर रहा था। रात भर सो नहीं पा रहा था। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो अपने शरीर को टूथपिक्स, ब्रश, मतलब किसी भी नुकीली चीज से खरोचने लगता था, और उससे फिर जगह जगह खून बहने लगा था। बहुत बुरी हालत थी। बाप रे। और जाहिर है इस लगातार तकलीफ ने उसे मानसिक तौर पे भी तोड़ दिया होगा। हाँ, सुनने में आया कि उसके मन में आत्महत्या तक के ख्याल आने लगे थे। और जब डॉक्टर्स ने लिवर फंक्शन टेस्ट्स LFTs किए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। बिलीरुबिन लेवल 31 mg/dl था, 31, जबकि नॉर्मल लेवल तो 1 मिली mg/dl से भी कम होता है। ये बहुत ही खतरनाक स्तर था। बिल्कुल। तो ये जो कंडीशन थी, इससे डॉक्टर्स क्या कहते हैं? हाँ, इसे मेडिकल भाषा में कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि लिवर के सेल्स तो डैमेज होते ही हैं, पर साथ में वो छोटी छोटी नलिकाएं, बाइल डक्ट्स जिन्हें कहते हैं, जिनसे पित्त यानी बाइल लिवर से बाहर निकलता है, वो भी डैमेज हो जाती हैं। अब जब ये रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो बाइल लिवर में ही जमा होने लगता है। अच्छा। और इसी जमे हुए बाइल से खून में बाइल एसिड्स बढ़ जाते हैं। यही होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और यही बढ़े हुए बाइल एसिड्स जो हैं वो स्किन के नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करते हैं। बिल्कुल। और उसी से वो भयानक ना रुकने वाली खुजली होती है। बिल्कुल। ये वो आम एलर्जी वाली खुजली नहीं है कि आपने कोई एंटी एलर्जी दवा जैसे सिटिजीन ले ली और ठीक हो गई। ये अंदरूनी प्रॉब्लम है। तो फिर असली चुनौती ये थी कि शुरुआती डॉक्टर्स ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इस एकदम स्वस्थ नौजवान को ये खतरनाक कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस हुआ क्यों। सारे आम कारण वो रूल आउट हो चुके थे। तो आज हम इसी मेडिकल मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे उपलब्ध स्रोतों के आधार पर, और खास तौर पर उस डिटेक्टिव वर्क पर फोकस करेंगे जिसने आखिर सच सामने लाया। हाँ, और ये जो सारी जानकारी है ये शरद मिश्रा जी के संकलन और शोध पर आधारित है। शरद मिश्रा एक होलिस्टिक और मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट है। तो चलिए इस केस की परतें खोलते हैं। ठीक है। तो शुरू में डॉक्टर्स ने क्या सोचा? मतलब पहला शक किस पर गया? देखिए, सबसे पहले शक तो आम वायरल हेपेटाइटिस पर ही जाता है। हेपेटाइटिस A, B, C, E। इनमें से A और E जो है वो दूषित खाने पानी से फैलते हैं और अक्सर पीलिया करते हैं। कभी कभी हेपेटाइटिस A से थोड़ी लंबी चलने वाली कोलेस्टेटिक पिक्चर बन सकती है, लेकिन इस मरीज के सारे वायरल मार्कर टेस्ट्स नेगेटिव थे। अच्छा, मतलब इन आम वायरस का कोई रोल नहीं था। फिर क्या देखा गया? फिर डॉक्टर्स ने कुछ और थोड़े रेयर वायरस की तरफ ध्यान दिया, जैसे साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस। ये वो वायरस हैं जो अक्सर मोनोन्यूक्लियोसिस जैसी बीमारी करते हैं, पर कभी कभी लिवर को भी अफेक्ट कर सकते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और पार्वो वायरस भी 19 की भी जांच हुई। नतीजा सब नेगेटिव। अरे बाप रे, ये तो मामला और उलझता जा रहा था। वायरस नहीं तो फिर क्या? कहीं लिवर की बनावट में ही कोई दिक्कत तो नहीं थी? हाँ बिल्कुल। यही देखने के लिए फिर लिवर बायोप्सी की गई। इसमें लिवर का एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे जांचते हैं। बायोप्सी रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि हाँ, लिवर में गंभीर क्षति है, सिवियर लिवर इंजरी है, पित्त नलिकाओं में सूजन और डैमेज है, बाइल डक्ट इंजरी है, और पित्त का जमाव यानी कोलेस्टेसिस भी है। लेकिन वजह फिर भी साफ नहीं हुई। नहीं, बायोप्सी ने ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है, पर ये क्यों हो रही है इसका कोई सुराग नहीं मिला। न कोई इन्फेक्शन का निशान, न कोई ट्यूमर, कुछ नहीं। हे भगवान, मैं सोच सकता हूँ मरीज और उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। मतलब इन्फेक्शन नहीं, कोई और आम वजह नहीं, तो डॉक्टर्स ने फिर क्या सोचा? किस तरफ गए वो? तब शक गया कुछ जेनेटिक यानी आनुवंशिक बीमारियों की तरफ। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो लिवर में बाइल बनाने या उसे बाहर निकालने के प्रोसेस में जन्मजात गड़बड़ी की वजह से होती हैं। खास तौर पर 2 कंडीशंस पर शक था, एक ब्रिक और दूसरी PFIC। ब्रिक और PFIC, ये क्या चीज़ है, जरा समझाएंगी?
हाँ, ब्रेक का मतलब है बिनाइन रिकरेंट इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस। बिनाइन मतलब खतरनाक नहीं, रिकरेंट मतलब बार बार होने वाला। इसमें क्या होता है, मरीज को पीलिया और भयानक खुजली के अटैक्स आते हैं। ये कुछ हफ्ते या महीने चलते हैं, फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। 2 अटैक्स के बीच मरीज बिल्कुल नॉर्मल रहता है और लिवर को परमानेंट डैमेज नहीं होता। अच्छा, और ये PFIC क्या है? PFIC है प्रोग्रेसिव फैमिलियल इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस। प्रोग्रेसिव मतलब लगातार बढ़ने वाला। ये ज्यादा गंभीर है। इसमें लिवर की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। लिवर में स्कारिंग यानी सिरोसिस हो जाता है और आखिर में लिवर ट्रांसप्लांट तक की जरूरत पड़ सकती है। ओह, ये तो बहुत सीरियस कंडीशंस है। क्या इनके लिए कोई टेस्ट वगैरह होते हैं? हाँ, इनके लिए बहुत एडवांस्ड और सच कहूँ तो काफी महंगे जेनेटिक टेस्ट्स होते हैं, जैसे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या NGS। ये टेस्ट इन बीमारियों से जुड़े खास जीन्स में डिफेक्ट्स ढूंढते हैं। डॉक्टर्स ने ये टेस्ट भी भेजा, पर उसकी रिपोर्ट आने में कई हफ्ते लगते हैं। और इस बीच मरीज की हालत? वो बिगड़ती जा रही थी। खुजली के लिए जो भी दवाएं दी जा रही थीं, उनसे कोई खास आराम नहीं था। वो अस्पताल में भर्ती था, लगभग डिप्रेशन में जा चुका था। परिवार बेहद परेशान, हताश। सारे हाईटेक टेस्ट्स हो चुके थे, लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है ना। जब सारी मशीनें, सारे टेस्ट फेल हो गए, तब क्या हुआ? तब मरीज और उसके परिवार ने सेकंड ओपिनियन लेने का फैसला किया। और इस बार जो नए डॉक्टर थे, उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट्स के उस ढेर पर फोकस करने के बजाय मरीज के साथ बैठकर लंबी और बहुत डिटेल में बातचीत करने पर जोर दिया। जैसा कहते हैं ना, क्लिनिकल मेडिसिन इज ऑफन इन्वेस्टिगेटिव मेडिसिन। डॉक्टरी का काम काफी हद तक जासूसी जैसा ही है। आपको सुराग ढूंढने पड़ते हैं। तो ये मेडिकल जासूसी शुरू हुई। टेस्ट से हटकर मरीज से बातचीत पर फोकस आया। बिल्कुल, पूरी टाइमलाइन को फिर से खंगाला गया कि भाई बीमारी शुरू होने से पहले के हफ्तों और महीनों में क्या क्या हुआ था। खान पान में कोई बदलाव, कोई नई दवा ली, कोई सप्लीमेंट, कहीं बाहर घूमने गए थे। मरीज ने बताया कि ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था। हाँ, कुछ समय पहले हल्की सर्दी खांसी हुई थी, जिसके लिए कुछ आम दवाएं ली थीं, लेकिन उनकी जांच करने पर पता चला कि वो दवाएं लिवर के लिए सेफ थी। उनसे ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी। तो मतलब रूटीन चीजों में कोई क्लू नहीं मिला। फिर बातचीत किस तरफ मुड़ी? बातचीत चलती रही। फिर पूछा गया कि भाई हाल में कोई चोट लगी थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था। तब मरीज को एकदम से याद आया कि हाँ, लक्षण शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले वो खेलते हुए गिर गया था और उसके पैर के निचले हिस्से में, मतलब टिबिया बोन में, हल्की सी चोट आई थी। अच्छा, चोट? क्या ये गंभीर चोट थी? नहीं, एक्सरे में पता चला कि हड्डी में एक छोटा सा, मतलब बिना जगह से हिला हुआ फ्रैक्चर था, जिसे अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। इसके लिए वो पास के एक हड्डी के डॉक्टर, मतलब ऑर्थोपीडिशियन के पास गया था। और जाहिर है डॉक्टर ने दर्द के लिए कोई दवा दी होगी? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर कुछ दवाएं लिखी थीं। जब वो पर्चा देखा गया तो उसमें एक दवा थी पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल सामान्य डोज में लिवर के लिए सेफ मानी जाती है और उससे इस तरह का गंभीर कोलेस्टैटिक हेपेटाइटिस नहीं होता है आमतौर पर। तो यहां भी कनेक्शन नहीं जुड़ा? फ्रैक्चर, पैरासीटामोल, इनसे ये प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। फिर वो आहा मोमेंट कब आया? वो खास बात कैसे पता चली? वो मोमेंट तब आया जब मरीज ने एक और छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम बात बताई। उसने कहा, डॉक्टर साहब ने तो पैरासीटामोल लिखी थी, लेकिन जब मैं मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया तो वहाँ जो फार्मासिस्ट था, उसने कहा कि मेरे पास एक और दर्द की गोली है, ये पैरासीटामोल से बेहतर है। अगर दर्द ज़्यादा हो तो ये ले लेना। और फार्मासिस्ट ने वो दवा बिना डॉक्टर के पर्चे के ही दे दी थी। ओह, ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। बिना प्रिस्क्रिप्शन के एक बेहतर दवा। क्या मरीज ने वो दवा ली थी? हाँ, ली थी। उसने बताया कि जब पैरासीटामोल से दर्द पूरी तरह कम नहीं हुआ तो उसने फार्मासिस्ट की दी हुई वो गोली लेनी शुरू कर दी। और सबसे ज़रूरी बात, उसने ये गोलियां कब लीं? ठीक उन 2 हफ्तों के दौरान जो उसके पीलिया और खुजली के लक्षण शुरू होने से पहले थे। उसने याद करके बताया कि इन 2 हफ्तों में उसने उस दवा की करीब 8 गोलियां खाई थी। 8 गोलियां? बस 8 गोलियों से इतना बड़ा असर? ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। यहाँ पर दवा लेने और बीमारी शुरू होने के समय के बीच एक सीधा कनेक्शन, एक टेम्पोरल कोरिलेशन साफ दिख रहा था।
और ये चीज ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी मतलब दवा से होने वाले लिवर डैमेज के शक को बहुत मजबूत कर देती है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये बेहतर दवा थी कौन सी जो फार्मासिस्ट ने दी थी? हाँ, कौन सी दवा थी वो? नाम पता चला? मरीज ने नाम बताया निसिप। निसिप? अरे हाँ, ये नाम तो बहुत सुना हुआ लगता है। ये किस दवा का ब्रांड नाम है? निसिप असल में निमुसुलाइड दवा का एक बहुत ही कॉमन ब्रांड नाम है इंडिया में। निमुसुलाइड एक पुरानी दर्द और सूजन कम करने वाली दवा है। ये एनेसाइड ग्रुप की दवा है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइब्यूप्रोफेन या डाइक्लोफिनैक होती हैं, उसी ग्रुप की। लेकिन निमुसुलाइड में ऐसा क्या खास है? क्या इसके साथ कोई खतरा जुड़ा हुआ है? हाँ, और यही इस केस का सबसे अहम पॉइंट है। निमुसुलाइड दर्द कम करने में असरदार तो है, नो डाउट, लेकिन ये लिवर के लिए काफ़ी टॉक्सिक मतलब जहरीली मानी जाती है। इससे सीरियस लिवर डैमेज हो सकता है, जिसमें ठीक इसी तरह का कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस शामिल है। कुछ मामलों में तो ये अक्यूट लिवर फेलियर भी कर सकती है, जिसमें लिवर अचानक काम करना बंद कर देता है और उसमें फिर या तो लिवर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बचता है या मरीज की जान भी जा सकती है। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। और क्या खतरे हैं इसके? सिर्फ लिवर पर असर करती है? लिवर के अलावा ये किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है और इन्हीं गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से निमिसोलाइड दुनिया के कई देशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन के ज़्यादातर देशों में पूरी तरह से बैन है, प्रतिबंधित है। खासकर बच्चों में तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। भारत में भी 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये बैन है। नाम बताएं, उनसे इतनी आसानी से कैसे मिल रही है, वो भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के? यही तो सबसे चिंताजनक बात है। भारत में अडल्ट्स के लिए ये बैन नहीं है और रेगुलेशन शायद उतना सख्त नहीं है। निसिप के अलावा ये निज, न्यूमिलिड, निमोडॉल जैसे कई और ब्रांड नामों से बिकती है और अक्सर केमिस्ट इसे मामूली दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द के लिए भी ओवर द काउंटर यानी बिना डॉक्टर के पर्चे के दे देते हैं। जैसा इस केस में हुआ, फार्मासिस्ट ने इसे बेहतर बताकर मरीज को दे दिया। अब जाके सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। बिल्कुल साफ हो गया मामला। मरीज ने बिना डॉक्टर की सलाह के फार्मासिस्ट के कहने पर निमिसुलाइड यानी निसिप की 8 गोलियां ली और उसके कुछ ही समय बाद उसे यह गंभीर लिवर प्रॉब्लम शुरू हो गई। और जो बाकी सारे टेस्ट नेगेटिव आए थे वो भी इसी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि कोई और वजह नहीं थी। हाँ, इसमें एक सवाल ये भी उठा था कि मरीज पहले कुछ सप्लीमेंट्स लेता था, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मिनरल्स वगैरह, क्योंकि वो जिम जाता था, स्पोर्ट्स खेलता था, तो क्या उनसे लिवर डैमेज हो सकता था? लेकिन जब ठीक से पूछा गया तो पता चला कि वो सप्लीमेंट्स उसने बीमारी शुरू होने से काफी पहले, करीब 3 से 6 महीने पहले ही लेना बंद कर दिए थे और उनमें कोई छुपा हुआ हर्बल तत्व वगैरह भी नहीं था जो लिवर को नुकसान पहुंचा सके। तो इसलिए शक की सुई पूरी तरह निमिसुलाइड पर ही आकर टिक गई। ये केस सच में इस बात को हाईलाइट करता है कि मरीज की पूरी कहानी सुनना, उससे धैर्य से और गहराई से सवाल पूछना कितना जरूरी है। मतलब कितनी अहमियत है इसकी। जो बात लाखों रुपए के टेस्ट और बायोप्सी नहीं बता पाए, वो मरीज के साथ सिर्फ 20-30 मिनट की फोकस्ड बातचीत से सामने आ गई। इसे कहते हैं असली क्लिनिकल एक्यूमेन, मतलब डॉक्टरी समझ। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन मरीज से बात करने का, उसकी हिस्ट्री लेने का कोई विकल्प नहीं है, खासकर ऐसे उलझे हुए मामलों में तो बिल्कुल नहीं। तो अब जब असली मुजरिम निमिसुलाइड की पहचान हो गई, तो फिर इलाज किस तरह से किया गया? क्या सिर्फ दवा बंद कर देना काफी था? दवा तो देखिए, जैसे ही शक हुआ तुरंत बंद कर दी गई थी, लेकिन तब तक लिवर डैमेज हो चुका था। खून में बिलिरुबिन और बाइल एसिड्स का लेवल बहुत ज्यादा था, जिससे मरीज की हालत खराब थी। खासकर वो खुजली, वो उसे जीने नहीं दे रही थी। तो उसे तुरंत राहत पहुंचाने के लिए एक खास प्रोसीजर किया गया, जिसे कहते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी या प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा एक्सचेंज, ये क्या होता है? ये कैसे काम करता है? इसमें बेसिकली एक खास मशीन का इस्तेमाल होता है। मरीज का खून धीरे धीरे इस मशीन से गुजारा जाता है। मशीन क्या करती है? वो खून में से प्लाज्मा वाले हिस्से को अलग करती है। प्लाज्मा खून का लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें प्रोटीन, एंटीबॉडीज और हाँ, इस केस में वो खतरनाक टॉक्सिन्स जैसे बिलिरुबिन और बाइल एसिड्स भी खुले हुए थे। मशीन इस खराब टॉक्सिक प्लाज्मा को निकाल देती है और उसकी जगह फ्रेश, डोनर से मिला हुआ साफ प्लाज्मा
या फिर प्लाज्मा का कोई सब्स्टिट्यूट जैसे एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन मरीज के खून में वापस मिला देती है। तो ये एक तरह से खून की सफाई हो जाती है। अरे वाह, मतलब ये टॉक्सिन्स को सीधे खून से बाहर निकाल देता है। इसका असर कैसा रहा? जल्दी हुआ? असर बिल्कुल जादुई था, मैजिकल। प्लाज्मा एक्सचेंज के सिर्फ 3 सेशन किए गए और उसके बाद मरीज का बिलिरुबिन लेवल जो 31 था वो घटकर सीधे 10 पर आ गया। और सबसे बड़ी राहत की बात, उसकी वो भयानक नर्क जैसी खुजली पूरी तरह से गायब हो गई, बिल्कुल खत्म। 1.5 महीने की उस भयानक तकलीफ के बाद वो पहली बार चैन की नींद सोया, उसकी भूख लौट आई, डिप्रेशन कम हो गया और चेहरे पर वापस रौनक आ गई। ये सुनकर वाकई बहुत राहत मिली। तो क्या लिवर को जो नुकसान हुआ था वो पूरी तरह ठीक हो गया? मतलब लॉन्ग टर्म में कोई असर तो नहीं रहा? ज्यादातर मामलों में निमेसुलाइड जैसी दवाओं से होने वाला जो लिवर डैमेज होता है वो रिवर्सिबल होता है। मतलब अगर दवा जल्दी बंद कर दी जाए और सही समय पर डायग्नोसिस हो जाए तो लिवर खुद को धीरे धीरे रिपेयर कर लेता है। इस मरीज के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में वो NSAID ग्रुप की कोई भी दवा जैसे आइब्यूप्रोफेन, डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक और खासकर निमेसुलाइड बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। हाँ, पैरासिटामॉल उसके लिए सुरक्षित विकल्प है जरूरत पड़ने पर। कुछ महीनों के फॉलोअप में उसके लिवर फंक्शन टेस्ट पूरी तरह नॉर्मल हो गए और वो वापस अपनी फिटनेस रूटीन और जॉब पर लौट गया। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी मेडिकल जासूसी से हम क्या सीख सकते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेक अवे है मरीज की बात को ध्यान से और पूरा सुनने की ताकत। कैसे एक छोटी सी जानकारी जो शायद मरीज को भी उतनी जरूरी न लगी हो, वो पूरे केस को सॉल्व करने की चाबी बन सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा। और दूसरी उतनी ही महत्वपूर्ण सीख है निमेसुलाइड और ओवर द काउंटर दवाओं के खतरों के बारे में जागरूकता। निमेसुलाइड, जिसके कॉमन ब्रांड नाम हमने बताए, निसिप, नीस, निमोलिड, निमोडॉल, ये एक ऐसी दवा है जिसे बहुत बहुत सोच समझकर सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर और कम से कम डोज में कम से कम समय के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बेहतर तो यही है कि इसके बजाय सेफ विकल्प इस्तेमाल किए जाएं जो आसानी से उपलब्ध हैं। और कभी भी किसी भी हालत में फार्मासिस्ट के कहने पर या किसी दोस्त की सलाह पर या ऑनलाइन पढ़कर कोई भी दवा, खासकर दर्द निवारक, खुद से लेना शुरू नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने डॉक्टर से दवा के फायदे और नुकसान, मतलब रिस्क वर्सेस बेनिफिट पर खुलकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, ये केस एक तरह की चेतावनी है कि जो दवाएं हमें आम लगती हैं वो भी कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं अगर लापरवाही बरती जाए। और ये सारी जानकारी, ये पूरी केस स्टडी, जैसा हमने शुरू में बताया था, शरद मिश्रा जी के गहन शोध और संकलन पर आधारित है, जो इस तरह के जटिल मेडिकल मामलों को समझने और समझाने में माहिर हैं। हाँ, और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस खास दवा निमेसुलाइड से हटकर भी अगर हम सोचें तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कितनी बार ऐसे छोटे लगने वाले फैसले लेते हैं, जैसे सिर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ और केमिस्ट जाकर कोई भी गोली ले ली। इनके कितने अनजाने और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आसानी से मिलने वाली इन ओवर द काउंटर दवाओं में और कौन-कौन से छिपे हुए खतरे हो सकते हैं जिन पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सोचने वाली बात है।